सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में सभी का स्वागत है और हम अध्ययन करेंगे 10वीं क्लास के विज्ञान का एक टॉपिक लेके चल रहे थे आहार नाल। और इसके पीछे की 2 वीडियो में कुछ चर्चा कर ली है, जिसमें से हमने चर्चा की है मुख गुहा के बारे में, मुख के बारे में, गर्सनी के बारे में, ग्रास नाल के बारे में और आमाशय के बारे में। और मुख और मुख गुहा का 2 वीडियो में चर्चा हो चुका है पीछे की। और इसके बाद हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था गर्सनी, ग्रासनाल और आमाशय। और इसके बाद अपने पास टॉपिक बचता है छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा दवार। ये 3 टॉपिक बचते हैं जिनका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। और इनका 2 वीडियो में अध्ययन हो चुका है, मुख व मुख गुहा का। और गर्सनी के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इस वीडियो में, फिर से थोड़ा पीछे का देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है। मुख व मुख गुहा एक कीपनुमा संरचना में खुलती हैं। कैसी संरचना में खुलती है? कीपनुमा संरचना, कीपनुमा संरचना में खुलती हैं और वह संरचना कहलाती है गर्सनी। और गर्सनी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती हैं कि भोजन कहाँ पे जाए? ग्रास नाल में जाए और वायु श्वास नाल में जाए। ये सुनिश्चित करती हैं गर्सनी भी, भोजन कहाँ पे जाए? ग्रास नाल में जाए और वायु कहाँ पे जाए? श्वास नाल में जाए। गर्सनी यहाँ पे 3 प्रकार की थी और मैंने 3 प्रकार के नाम बताया था आपको। एक मुख गर्सनी, दूसरा था अपने पास नासा गर्सनी और तीसरा प्रकार था कंठ गर्सनी। ये इतना हम लोगों ने गर्सनी के बारे में थोड़ा डिटेल कर लिया। पीछे की वीडियो देखी है तो आपको कुछ याद आया था। इसके बाद में पढ़ा था आप लोगों ने ग्रास नाल। और ग्रास नाल ये रही, गर्सनी के बाद में आती है ग्रास नाल। और ग्रास नाल के हैं एक 25 सेंटीमीटर लंबी रचना है, 25 सेंटीमीटर लंबी रचना है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। भोजन को कहाँ तक पहुंचाती हैं? भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और इनकी जो भित्तियां हैं, गर्सनी की जो भित्तियां हैं, वो भोजन को कर्माकुंचन गति प्रदान करती हैं। कौन सी गति प्रदान करती हैं? कर्माकुंचन गति प्रदान करती हैं, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। और साथ में इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। और ये श्लेष्मा ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती हैं? श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, जो भोजन को लसदार बनाता है। कैसा बनाता है? लसदार बनाता है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके बाद टॉपिक आया था अपना आमाशय। ये भी पिछली वीडियो में पढ़ लिया, पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं हम। आमाशय, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? एक तो थैलीनुमा संरचना है, जे आकार की होती है। आकार कैसा है? जे आकार है इसका। और यह कहाँ पे स्थित है? ग्रास नाल व ग्रहणी। यहाँ पे देखो, ये ग्रास नाल है और ये क्या है? ग्रहणी है, दोनों के मध्य स्थित है। और आमाशय को 3 भागों में बांटा था। पहला भाग जहाँ पर ग्रास नाल आमाशय में प्रवेश करती हैं, वह भाग कहलाता है कौन सा? जठरागम। जठरागम भाग कहला दिया। और इसके बाद तीसरा भाग देखते हैं, दूसरा छोड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा भाग देखते हैं, और यह भाग कहाँ पे खुलता है? ग्रहणी में खुलता है। कहाँ पे खुलता है? ग्रहणी। यानी आमाशय का वह भाग जो ग्रहणी या छोटी आंत से जुड़ा होता है, जठर निर्गम कहलाता है। जठर निर्गम कहलाता है। ठीक है। और इन दोनों के मध्य का जो भाग है, वह का भाग कहलाता है फंडिस। क्या कहलाता है? फंडिस। और आमाशय कौन से अम्ल का स्त्राव करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है आमाशय। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करता है, जो भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों आदि को क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। और भोजन का माध्यम कैसा बनाता है? HCl अम्लीय माध्यम बनाता है। कैसा माध्यम बनाता है? अम्लीय माध्यम बनाता है। अब मैंने एक चीज और बताई थी, यहाँ पे ग्रास नाल व आमाशय को विभाजित
करने वाली यहाँ पे एक अवरोधनी होती हैं, ग्रहणी व आमाशय को विभाजित यानी अलग करने वाली एक यहाँ पे अवरोधनी होती हैं। और इन अवरोधनियों का जो नाम भी मैंने बताया था, इसका नाम था अपने पास ग्रास नाल अवरोधनी। इसका क्या कार्य है? आमाशय से अम्लीय भोजन को वापस ग्रास नाल और ग्रसिका में जाने से रोकती हैं। और एक ये अवरोधनी आ गई, कौन सी? जठर निर्गम अवरोधनी। इसी नाम से देख लो, जठर निर्गम ये भाग है और यहाँ पे अवरोधनी तो कौन सी होती है? जठर निर्गम अवरोधनी, यानी यह है ग्रहणी से भोजन को वापस आमाशय में आने से रोकता है। इतना अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब आगे के पार्ट पे ध्यान देते हैं थोड़ा। आगे के पार्ट में अपने पास आएगी छोटी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को एक साथ ही बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ये है भाग छोटी आंत, यहाँ से शुरू हो गया और कहाँ तक? बड़ी आंत तक का जो भाग है क्या कहलाता है? छोटी आंत कहलाता है। और जो छोटी आंत होती हैं वो 7 मीटर लंबाई की होती हैं। कितनी लंबाई की होती हैं? 7 मीटर लंबाई की होती हैं। अब देखें यहाँ पे छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भाग आ गया यहाँ पे ग्रहणी, ये वाला भाग ग्रहणी। इसके बाद यहाँ का जो पार्ट आएगा उसको बोलेंगे हम अगर क्षुदांतर। और इसका जो तीसरा पार्ट है ये वाला यहाँ पे लास्ट में, और ये कहलाएगा यहाँ पे क्षुदांतर। क्या कहलाएगा? क्षुदांतर। अब यहाँ पे देखें तो अपने आहार नाल में सबसे महत्वपूर्ण भाग है छोटी आंत। ये क्या करता है? पचित जो भोजन होता है, आमाशय में पचा हुआ जो भोजन होता है, यहाँ पे क्या करता है? उनका अवशोषण किया जाता है, यानी आवश्यक पदार्थों का यहाँ पे अवशोषण किया जाता है। इसलिए क्या है? छोटी आंत हमारी आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब जो ग्रहणी है, ग्रहणी आहार नाल का प्रथम, आहार नाल की छोटी आंत का प्रथम भाग है, जहाँ पर यहाँ पे ये यकृत ग्रंथि और यहाँ पे पित्ताशय और यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि होती हैं। और इनकी नलिकाएं कहाँ पे खुलती हैं? ग्रहणी में खुलती हैं, जो अपने स्त्राव को ग्रहणी में छोड़ते हैं। यानी पाचक एंजाइमों की दृष्टि से यह भाग भी क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं क्षुदांत्र में। क्षुदांत्र में जो पीछे पचा हुआ जो भोजन है उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसके बाद तीसरा पार्ट आता है, अगर क्षुदांत्र के बाद क्षुदांत्र आता है, और यहाँ पे क्या है? कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है। शेष बचे हुए भाग कहाँ पे चले जाते हैं? बड़ी आंत पे चले जाते हैं। देखो, हमने ग्रहणी के बारे में देख लिया है और ग्रहणी के बारे में पढ़ लिया है। अगर क्षुदांत्र में अधिकांश पदार्थों का जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं का अवशोषण हो जाता है, और यह अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जिसे अंतर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर कोशिकाएं कहते हैं, यानी एंटेरोसाइट्स बोलते हैं उनको। इसके बाद आता है क्षुदांतर। क्षुदांतर भी अवशोषण का कार्य करता है, और यह उस भाग के अवशोषण का कार्य करता है जो अगर क्षुदांतर में अवशोषित नहीं होते हैं। जैसे पित्त व लवण का अवशोषण कहाँ पे होता है? अगर क्षुदांतर में होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? छोटी आंत से कुछ अपचित जो भोजन है कहाँ पे पहुँचता है? बड़ी आंत में पहुँचता है। और बड़ी आंत में पाए जाते हैं जीवाणु। क्या पाए जाते हैं? विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो किण्वन की क्रिया द्वारा भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं बड़ी आंत के बारे में। देखो, छोटी आंत का क्षुदांतर जो भाग होता है वो कहाँ पे जुड़ते हैं? वृदांतर के साथ जुड़ते हैं। और ये भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पहला भाग कहलाता है अंधनाल। क्या कहलाता है? अंधनाल। और फिर आएगा वृदांतर, यू आकार की संरचना। और
तीसरा पार्ट आएगा बड़ी आंत का मलाशय। कौन सा आएगा? मलाशय। ये पार्ट आ गए। अब देखो अंधनाल जो है किसके साथ जुड़ा होता है? क्षुधांत्र के साथ जुड़ा। छोटी आंत का जो तीसरा भाग है उसके साथ जुड़ा है। और यहाँ पे एक 3 से 4 इंच लंबी संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? परिशेषिका बोलते हैं। परिशेषिका बोला जाता है। और इसका ये क्या है? मानव में एक अवशेषी अंग के रूप में है, क्योंकि जो परिशेषिका होती है, अपेंडिक्स होते हैं, वो उन जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं जिनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यानी गाय भैंस होती हैं उनमें सेल्यूलोज युक्त भोजन करते हैं तो उनमें क्या है? ज़्यादा विकसित होते हैं। और मानव में क्या है? ये एक अवशेषी अंग के रूप में है। ये अंधनाल आ गया। इसके बाद आता है अपने पास वृदांतर। जो पार्ट है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। नंबर 1 आरोही, नंबर 2 अनुप्रस्थ, और नंबर 3 आ गया अवरोही, और नंबर 4 होगा यहाँ पे अपने पास सिग्माकार। कैसा? सिग्माकार। अब ये जो पार्ट है यहाँ से अंधनाल से आगे का जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो हो गया कौन सा? अवरोही वृद्धांतर हो गया। और इसकी लंबाई होती है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है? 20 सेंटीमीटर। और इसके आगे का पार्ट अपने पास देखो दूसरा पार्ट वृद्धांतर का होता है अनुप्रस्थ वृद्धांतर, और इसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। इसके बाद वृद्धांतर का तीसरा पार्ट आता है अवरोही। ये नीचे की तरफ आ रहा है अवरोही, और इसकी लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर। और इसके आगे का पार्ट जो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो पार्ट आ गया सिग्माकार। चौथा वृद्धांतर का चौथा पार्ट कौन सा आ गया? सिग्माकार पार्ट आ गया। और इसकी लंबाई होती है, नहीं सॉरी, अवरोही की होती हैं 25 सेंटीमीटर और सिग्माकार की होती हैं 40 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो पार्ट आता है आहार नाल का अंतिम पार्ट होता है मलाशय। और मलाशय क्या है? 3 सेंटीमीटर लंबी रचना है। मलाशय 3 सेंटीमीटर लंबी रचना है जो बड़ी आंत से अपचित भोजन मलाशय में आकर ठहरता है, जो मल के जो गुदा द्वार के द्वारा मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। 3 सेंटीमीटर लंबी रचना है। यहाँ पे 2 सवर्णियाँ पाई जाती हैं। 2 सवर्णियाँ पाई जाती हैं, एक तो अंतःसवर्णी और एक बहिःसवर्णी यहाँ पे मिलती हैं। ये सवर्णियों का कार्य क्या है? ये सवर्णियाँ ही मल त्याग की क्रिया को सुनिश्चित करती हैं। यानी मल त्याग की जो क्रिया है ये सवर्णियाँ ही सुनिश्चित करती हैं। और इसके बाद आता है मल द्वार, और मल द्वार के द्वारा अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। अब आहार नाल का एक टॉपिक और बच गया। आहार नाल के सभी भाग पढ़ लिए हम लोगों ने। मुख, मुख गुहा, गर्सनी, गर्सिका यानी ग्रासनाल, आमाशय, आमाशय, छोटी आंत के तीनों भाग पढ़ लिए। इसके बाद छोटी आंत आई, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, अगर क्षुधांतर, क्षुधांतर, फिर बड़ी आंत के 4 भाग, बड़ी आंत के भी 3 भाग, एक तो अंधनाल, एक वृद्धांतर और एक मलाशय। अब वृद्धांतर के यहाँ पे 4 भाग थे, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। इनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब यहाँ पे देखें आहार नाल में 3 ग्रंथियाँ और रह गई जिन्हें हम पाचन ग्रंथि बोलते हैं, पाचक ग्रंथियाँ बोलते हैं। और तीनों ग्रंथियों के नाम मैं पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नंबर 1 है लार ग्रंथि, नंबर 2 है अग्नाशय ग्रंथि, और नंबर 3 है यकृत ग्रंथि। अब लार ग्रंथि क्या है? अपने मुख में पाई जाती हैं। और लार ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो कर्णपूरक ग्रंथि, यहाँ पे पाई जाती हैं कान के थोड़ी सी अपनी जो गाल होती है ना, गाल के करीब कर्णपूरक ग्रंथि। एक अधो जंब ग्रंथि, एक कौन सी आ गई? अधो जंब ग्रंथि हो गई। एक तीसरी हो गई अधो जीवा ग्रंथि, अधो जीवा ग्रंथि। यानी 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथि अपने मुख में, एक कर्णपूरक ग्रंथि जो गाल में पाई जाती हैं,
यह तरल का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती हैं? तरल का स्त्राव करती हैं, जो भोजन के कणों को चिपचिपा बनाते हैं। ठीक है। और अधोजंब ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि जो अपने जाड़ के करीब पाई जाती हैं, और ये ग्रंथि क्या करती हैं? तरल व श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। किसका स्त्राव करती हैं? तरल व श्लेष्मा का स्त्राव। और इसके बाद तीसरी ग्रंथि है अधोजीवा ग्रंथि, और यह ग्रंथि श्लेष्मा का स्त्राव करती है। सिर्फ किसका स्त्राव करती हैं? श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। और लार ग्रंथि ही क्या करती हैं? मुख में स्टार्च का पाचन शुरू करती हैं। लार के द्वारा ही क्या है? मुख के अंदर स्टार्च का पाचन शुरू होता है। किसका पाचन शुरू होता है? स्टार्च का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। ये देखो ग्रहणी बनाई थी, और यहाँ पे मैंने ग्रंथि बनाई थी अग्नाशय ग्रंथि। ये भी यू आकार की ग्रंथि हैं, जो यकृत, आमाशय व छोटे आंत से घिरी होती है। और यह क्या है? अग्नाशयी रस का स्त्राव करती हैं बहिस्त्रावी के रूप में, क्योंकि यह ग्रंथि क्या है? दो ग्रंथियों के रूप में कार्य करती हैं, एक तो अंतःस्त्रावी और एक बहिस्त्रावी। एक किसके रूप में? अंतःस्त्रावी के रूप में, और एक बहिस्त्रावी के रूप में। अब अंतःस्त्रावी के रूप में एक तो इंसुलिन स्त्रावित करती हैं, और एक ग्लूकेगॉन, ये दो हार्मोन स्त्रावित करती हैं। और इन हार्मोनों का कार्य है रक्त में शर्करा स्तर को बनाए रखना, स्तर को बनाए रखना। और साथ में ये किसका स्त्राव करते हैं? बहिस्त्रावी के रूप में अग्नाशयी, अग्नाशयी रस का स्त्राव करती हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के पाचन में सहायक है। अब तीसरी ग्रंथि आ गई अपने पास, यकृत ग्रंथि। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये ध्यान रखना, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इस ग्रंथि का जो वजन होता है वो दाएं भाग में अधिक होता है। कौन से भाग में अधिक होता है? दाएं भाग में अधिक होता है, ये ध्यान रखना। और सामने से देखने पर यह दो पालियों में हमें या दो भागों में बंटी हुई दिखाई देती हैं। यह लगभग 1,60,000 कोणाकार पालियों से निर्मित होती हैं, जो पित्त का निर्माण करती हैं। और यह पित्त यकृत वाहिनी द्वारा कहाँ पे पहुँचता है? पित्ताशय में पहुँचता है। ये संरचना पित्ताशय कहलाता है। पित्ताशय ही पित्त का संचय करता है, जो क्या है? पित्त वाहिनी द्वारा कहाँ पे पहुँचता है? ग्रहणी में पहुँचता है। इस आहार नाल अपनी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद पढ़ेंगे हम मानव में पाचन की क्रिया अगली वीडियो में। थैंक यू सभी।